राकेश अपने पिता की साइकिल को साफ कर रहा होता है कि तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। बेटा, तुम क्यों अपने ऊपर ही जिम्मेदारी ले रहे हो? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। पापा तो भाग गए। तो अब तुम भी ये कुल्फी बेचोगे उन्हीं की तरह? हाँ, और क्या करूं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये घर भी बेचना पड़ जाएगा हमें। रोज रोज नया काम कहां से ढूंढूं? और आपको आती है ना कुल्फी बनानी, तो बना लो और लेकर मैं चला जाऊंगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। घर बिक गया। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे पिता जिंदा भी हैं या नहीं। ठीक है। अगले दिन से जानवी वो कुल्फी बनाकर साइकिल के पीछे लगे एक बड़े से मटके में रख देती है। जाओ, अब पूरे दिन ये इसमें पिघलेंगी नहीं। राकेश तुरंत वो साइकिल लेकर कुल्फी बेचने निकल जाता है। पर पूरा दिन धूप में इधर उधर घूमने के बाद राकेश थका हुआ अपनी साइकिल वापस लेकर गांव की तरफ लौट जाता है। एक तरफ इनकी दुकान पर लाइन लगती है और एक मैं हूं। पूरा दिन घूम लिया पर एक कुल्फी तक नहीं बिकी। तभी पीछे से कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई, बिरयानी के सामने खिचड़ी कौन खाएगा भाई? सब लड़के हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। राकेश चुपचाप साइकिल आगे बढ़ा देता है, लेकिन तभी उसकी साइकिल का पहिया अचानक एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और साइकिल बुरी तरह डगमगाकर नीचे गिर जाती है। अरे अरे नहीं। तभी वो उठकर देखता है कि उसकी साइकिल की पुरानी सीट नीचे से थोड़ा खुल जाती है और अंदर से एक पीला पड़ चुका गोल गोल लिपटा हुआ पुराना कागज बाहर आ रहा होता है। ये क्या है? राकेश धीरे से वो कागज खोलता है। कागज का एक किनारा आधा जला हुआ होता है, जैसे किसी ने उसे आग से बचाने की कोशिश की हो। और जैसे ही वो पूरा मैप सामने आता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। उस मैप पर अजीब निशान बने होते हैं, पहाड़, जंगल और बीच में एक बड़ा सा स्तंभ और ऊपर कुछ आधे अधूरे शब्द, रस। रस? इसका क्या मतलब हुआ? तभी मैप के नीचे उसे अपने पिता का नाम लिखा दिखता है। राकेश पूरी तरह सन्न रह जाता है। रात में राकेश घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ जानवी चिंता में बैठी होती है। इतनी देर, और ये हालत कैसे हुई? राकेश कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से वो मैप निकालता है। जानवी जैसे ही उसे देखती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये तुम्हें कहां से मिला? साइकिल की सीट के अंदर था। क्या है ये? जानवी तभी राकेश के हाथों से वो नक्शा छीन लेती है। नहीं, ये... इस पर पापा का नाम लिखा है। जानवी कुछ नहीं बोलती। आपको मेरी कसम है माँ। तुम्हारे पापा इस नक्शे के पीछे पागल हो गए थे। उन्हें लगता था कि कहीं दूर सोमरस नाम की कोई जादुई चीज छुपी है। राकेश एकदम से वो नक्शा खोल कर देखता है। सोमरस? नहीं। राकेश चौंक कर माँ की तरफ देखता है। रूपम सिंह की जो बड़ी आइसक्रीम की दुकान को तुम आज देखते हो ना, उसे तुम्हारे पापा ने ही बनाया था। गोविंद जी को बचपन से ही पुरानी कथाओं, रहस्यमयी जगहों और प्राचीन कहानियों का शौक था। वो उन सभी चीजों के बारे में खूब पढ़ा करते थे और उसी में से उन्होंने एक ऐसी सामग्री के बारे में पढ़ा जिसे राजा महाराजाओं की रसोइयों में खीर और रबड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और उसी से गोविंद जी ने बनाई थी वो शाही कुल्फी, जिसका नाम आज बस हमारे गांव में ही नहीं बल्कि सभी गांवों में खूब चलता है। तो फिर दुकान उस रूपम के पास कैसे चली गई? शुरुआत में गोविंद जी और रूपम ने मिलकर एक छोटी सी दुकान से वो कुल्फी बेचने की शुरुआत की थी, क्योंकि उस वक्त रूपम गोविंद जी का बहुत ही खास दोस्त हुआ करता था। दुकान के दोनों बराबर के हिस्सेदार थे, लेकिन जैसे जैसे दुकान चलने लगी
और बड़ी होने लगी, वैसे वैसे रूपम के मन में भी लालच बढ़ता गया। उसने चालाकी से दुकान के सारे कागज अपने नाम करवा लिए और गोविंद जी ने भरोसे में उन कागजों को बिना पढ़े साइन कर दिया। और अगले दिन उन्होंने गोविंद जी को दुकान से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि उन्होंने दुकान से चोरी करने की कोशिश की। गोविंद जी ने बहुत कोशिश की अपना काम शुरू करने की, लेकिन काम जरा भी नहीं चल पाया और जिस घर में हम रहा करते थे हमें वो भी बेचना पड़ा। घर छोटा होता गया, पैसे भी कम होते गए। चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई थी, इसलिए उन्हें किसी ने काम पर नहीं रखा। तब तुम बहुत छोटे थे। फिर ये नक्शा? जब उनका काम नहीं चल पाया तब उनके दिमाग में फितूर चढ़ गया कि वो ऐसी चीज ढूंढ कर लाएंगे जो रूपम की उस कुल्फी से भी ज्यादा खास हो। तभी एक दिन तुम्हारे पिता भीगे हुए साइकिल चलाते खाली हाथ घर लौट रहे थे, क्योंकि रोज की तरह उस दिन भी कुछ नहीं बिक पाया था। तभी जंगल के पास उन्हें दूर आग जलती दिखाई दी। हाँ, इतनी बारिश में आग कैसे जल रही है? गोविंद साइकिल लेकर उस आग की ओर बढ़ता है और तभी उसे दिखता है एक बूढ़ा साधु बारिश के बीच बैठा है और उसके अग्निकुंड में आग पूरी तरह से धधक रही है। हाँ, ये कैसे हो रहा है? ये आग बुझ क्यों नहीं रही? गोविंद धीरे से उस साधु की ओर बढ़ता है और तभी वो साधु एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है और चारों ओर बिजली की गड़गड़ाहट उठती है। संसार ने तुम्हें धोखा दिया है और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां जाऊं। हाँ, आपको कैसे पता? तपस्वी हूं, इस संसार की मोह माया से भली भांति परिचित हूं। तुम्हारी मंजिल कुछ और है। हाँ, मंजिल? कैसी मंजिल? तुम्हें सोम रस बुला रहे हैं। ये क्या है? प्राचीन कथाओं की सबसे भव्य सामग्री। पर यह कोई कथा नहीं, ये एक वास्तविक रहस्य है जिसके बारे में प्राचीन कथाओं में कहा गया है। एक ऐसा रस जिसने स्वयं देवताओं के राजा इंद्रदेव तक का मन मोह लिया था। वो रस। क्या? जाओ, मात्र वो ही तुम्हें बचाएगा। ये मानचित्र उस तक पहुंचने का मार्ग है, परंतु मंजिल तुम्हें स्वयं ढूंढनी पड़ेगी। बस वही बात तुम्हारे पिता के मन में बैठ गई। उस दिन के बाद वो हर जगह सोमरस के बारे में पढ़ने लगे। पुरानी किताबें, मंदिरों की दीवारें, लोक कथाएं और इन सभी चीजों में वो अपना परिवार तक भूल गए और मुझे सिर्फ एक बात कहते रहे कि ये सब मैं राकेश के लिए कर रहा हूँ। असली नक्शा अधूरा था, आधा जला हुआ। ये जो तुम्हारे हाथ में है, किसने जलाया, क्यों जलाया, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन गोविंद जी के दिमाग में उस जगह का ऐसा फितूर चढ़ गया था कि उन्होंने इन सारी कहानियों और निशानों को जोड़कर अपने दिमाग से खुद पूरा नक्शा बना दिया। हाँ, मिल गया। मुझे मिल गया। और जैसे ही उन्हें लगा कि नक्शा पूरा हो गया है, वो निकल पड़े और फिर कभी लौट कर नहीं आए। और ये नक्शा उन्होंने यहाँ क्यों छिपाया मुझे नहीं पता। ताकि ये मुझे मिले माँ। वो चाहते थे कि ये नक्शा मुझे मिले। जो काम वो नहीं कर पाए वो अब मैं पूरा करूंगा। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कभी वहां नहीं जाने दूंगी। इस नक्शे, इसने तुम्हारे पापा को मुझसे छीन लिया, अब तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। माँ, मैं सिर्फ पापा को ढूंढना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए ये सोमरस। सोचो माँ, अगर पिताजी जिंदा हुए तो, अगर वो वहीं हुए तो, क्या पता वो मेरा इंतजार कर रहे हो। उन्हें सालों लग गए पूरा नक्शा बनाने में, तुम कैसे करोगे? तुम्हें तो इन चीजों के बारे में पता भी नहीं। पर पापा को तो सब पता था ना माँ।
उन्होंने तो नक्शा भी बना लिया था, लेकिन कर तो वो भी नहीं पाए। जब तक मैं खुद वहां नहीं जाऊंगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा माँ? जानवी कुछ देर तक उसकी ओर देखती रही। कुछ देर बाद जंगल शुरू हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें। राकेश धीरे धीरे अंदर बढ़ता जाता है। तभी उसकी साइकिल का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। अरे यार। वो साइकिल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि जंगल बिल्कुल शांत हो चुका है और फिर अचानक पेड़ों के पीछे से दर्जनों चमकती आंखें दिखाई देती हैं। झाड़ियों से विशाल काले भेड़ियों का झुंड बाहर निकलता है। उनकी आंखें नीली चमक रही होती हैं। हे भगवान, हे भगवान। वो जल्दी से साइकिल तुरंत से निकालकर उस पर बैठकर तेजी से उनसे बच निकलने की कोशिश करता है। भेड़िए भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। राकेश भागते भागते एक पुराने टूटे हुए मंदिर के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही राकेश मंदिर में कदम रखता है, तभी भेड़िए मंदिर के बाहर रुक जाते हैं, जैसे वो अंदर आने से डर रहे हों। राकेश हांफते हुए पीछे मुड़ता है। तभी उसकी नजर मंदिर की दीवारों पर बने चित्रों पर पड़ती है। ये तो वही चित्र हैं जो नक्शे पे बने हैं। अचानक मंदिर के बीचों बीच रखा पत्थर का दीपक अपने आप जल उठता है। ये तो हिल भी नहीं रहे, मैं इनसे बचूंगा कैसे? तभी राकेश की नजर वहां रखे कुछ तीर और धनुष पर पड़ती है। राकेश तभी बाहर की ओर देखता है। राकेश वो तीर लेता है और सीधा दीप में चमकते उस तेल के अंदर डाल देता है और फिर धीरे से आग की लौ की ओर उसे ले जाता है। राकेश उस तीर को सीधा उस पेड़ की ओर साध कर सीधा चला देता है। जैसे ही वो विशाल पेड़ आग की लपटों से जल उठता है, वैसे ही वो सभी भेड़िए उसकी रोशनी से डरकर तितर बितर हो जाते हैं। राकेश धीरे से मंदिर से बाहर की ओर आता है और देखता है कि वहां से सभी भेड़िए दूर जा चुके हैं। हाँ, एक मशाल बना लेता हूँ। तभी सैकड़ों जुगनू आसमान में उड़कर चमकते हुए आगे का रास्ता बनाने लगते हैं, मानो उसे राह दिखा रहे हों। ये सब कैसे हो रहा है? राकेश जुगनुओं के पीछे पीछे उस अंधेरे जंगल में आगे बढ़ता रहता है और थोड़ी देर बाद उसे दूर पहाड़ों के बीच एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जो सीधा आसमान की तरफ जा रही होती है। राकेश नक्शा खोलता है। जैसे ही वो उस चमकती रोशनी को देखता है, नक्शे पर बना आसमान का चिन्ह हल्का हल्का चमकने लगता है। तो इसका मतलब यही रास्ता है। वो धीरे धीरे उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है। जितना वो ऊपर चढ़ता जाता, रास्ता उतना ही खतरनाक होता जाता। तेज हवा, फिसलती चट्टानें, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन उसकी मंजिल अभी भी उसकी आंखों के सामने नहीं आ पाती। कहाँ हो पापा? वो मुश्किल से एक और कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर उसी वक्त एक मजबूत हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। राकेश हैरान होकर ऊपर देखता है। पापा। गोविंद धीरे से मुस्कुरा देता है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। गोविंद उसे एक छोटी सी गुफा में ले जाते हैं। अंदर अजीब सी सुगंध फैली होती है। वहाँ मिट्टी के कई बर्तन रखे होते हैं और बीच में एक चमकता हुआ तरल पदार्थ।
ये सोमरस है। गोविंद हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देते हैं। नहीं, मैं भी सोमरस को ढूंढने ही निकला था, लेकिन जो देवताओं का है उसे उन्हीं का ही रहने देते हैं। लेकिन हां, सोमरस की कथाओं ने मुझे एक असली चीज तक पहुंचाया। इन पहाड़ों के ऊपर कुछ दुर्लभ फूल और जड़ी बूटियां उगती हैं, जिससे मैंने ये बनाया, सुगंध रस। तो जब आपने ये बना लिया था तो आप वापस क्यों नहीं आए? ये सुनकर गोविंद बस एकटक राकेश की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर धीरे से अपने पास रखी एक छोटी सी कांच की शीशी उठाता है। इसे रूपम को दे देना। उसे? लेकिन क्यों? और कहना गोविंद ने भेजा है, लेकिन सबके सामने देना उसे। फिर वो पुरानी थैली उठाकर राकेश को देता है। और इसमें सुगंध रस कैसे बनता है वो लिखा है, कौन सी जड़ी बूटी कितनी डालनी है, सब कुछ। अब ये सब तुम्हारा है। मेरा है? मतलब पापा हमारा है? अब हम दोनों चलेंगे साथ में वापस। माँ कितनी खुश होगी आपको पता है? राकेश चुपचाप बस गोविंद की ओर देखता रहता है और गुफा के बाहर तेज हवा चलने लगती है। मैं अब वापस नहीं जा सकता बेटा। क्यों नहीं जा सकते? गोविंद कुछ पल तक उस चमकते सुगंध रस को देखते रहते हैं। जिस दिन मैंने ये बनाया, उस दिन मुझे लगा था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारी माँ को, तुम्हें, सबको वो जीवन वापस दे दूंगा। पूरा पहाड़ तेजी से ढहता गया। मैंने खूब भागने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मैं नहीं बच पाया। राकेश की सांसें तेज हो जाती हैं। क्या मतलब? पर आप तो मेरे सामने हो ना पापा। बाप का अंतिम संस्कार तो बेटा ही करता है ना। तो बताओ, तुम्हारे बिना मुझे कैसे मुक्ति मिलती? तभी अचानक गुफा में रखे दीपक की लौ तेज होने लगती है। हवा तेज हो जाती है। राकेश घबरा जाता है। नहीं पापा, ये क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस मुक्ति का मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था, देखो आखिरकार तुमने वो दे ही दी मुझे। राकेश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नहीं, आप मेरे साथ चलोगे, आप मेरे साथ चलोगे। लेकिन तभी गोविंद का शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। राकेश गोविंद को अपनी कांपती उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसकी उंगलियां गोविंद के आर पार चली जाती हैं और गोविंद धीरे धीरे हवा में बिखर जाता है। पापा! राकेश वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। पापा! 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 अगले दिन गांव में रूपम सिंह की एक बड़ी दुकान पर फिर भारी भीड़ लगी होती है। तभी दूर से राकेश अपनी पुरानी साइकिल लेकर वहां आता है। ये मेरे पापा ने भेजा है। रूपम का चेहरा अचानक से सफेद पड़ जाता है। गोविंद ने खास आपके लिए ये। सब लोग शांत हो जाते हैं। क्या है ये? रूपम उसे सूंघ कर देखता है और जैसे ही वो खुशबू सूंघता है
उसकी आंखें फैल जाती हैं, मानो उसके मन का हर ख्याल कहीं खो गया हो। मैंने धोखा दिया था तुम्हारे पापा को। पूरा गांव दंग रह जाता है। कैसे? ये दुकान मेरी नहीं है और ना ही मैंने ये शाही कुल्फी बनाई थी। वो सब गोविंद का था। मैंने लालच में आकर उसके भरोसे का फायदा उठाया। उससे दुकान के कागजों पर साइन करवा के ये दुकान अपने नाम कर ली और उसे चोर साबित कर दिया। लोग गुस्से से रूपम को देखने लगते हैं, लेकिन राकेश बस शांत खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, मानो प्रकृति अपना समय का पहिया घुमा रही हो। तभी सभी लोग गुस्से में आकर रूपम की दुकान पर लगा शाही कुल्फी का बोर्ड तोड़कर नीचे गिरा देते हैं। राकेश आखिरकार उस सुगंध रस का इस्तेमाल करता है और जिससे वो बनाता है सुगंध सुधा रबड़ी। अरे भैया, ये कैसी खुशबू है? लोग उस खुशबू के पीछे पीछे खींचे चले आने लगते हैं। कुछ ही देर में उसके ठेले के सामने भारी भीड़ लग जाती है। अरे भैया, ऐसी रबड़ी अरे मैंने जिंदगी में नहीं खाई कभी। हाँ, अरे भैया और खाओ। कुछ महीनों बाद राकेश अपनी एक नई बड़ी दुकान खोल लेता है। सुगंध सुधा रबड़ी अब पूरे इलाके में मशहूर हो गई है। राकेश अपनी दुकान की ओर देखकर फिर अपने पिता की तस्वीर की ओर देखने लगता है। आप देख रहे हो ना पापा, आपकी मेहनत ने आखिरकार हमें बचा ही लिया।